भारत की पहचान सामान्यतः विज्ञान के क्षेत्र में एक कॉपी कैट की रही है। हम गूगल नहीं बना सके, हम माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सके, हम केवल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सॉफ्टवेयर बने, हमने उसकी कॉपी की या सर्विस प्रोवाइडर बने। कि एआई समिट में हम बात करेंगे पीपल की, प्लेनेट की और प्रोग्रेस की, मतलब 3P सूत्र था। ये 7 चक्र पर आधारित है। जो ग्लोबल कोऑपरेशन होगा वो 7 चक्र पे आधारित है। विश्व का चौथा एआई वाइब्रेंट जो देश है, वाइब्रेंसी नेशन, वो भारत तीसरे नंबर पर। भारत में 250 से लेकर 270 बिलियन डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की सहमति बनी। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने राजनीतिकरण करने की कोशिश की, वहां जाकर न्यूडिटी फैलाने की कोशिश की। यह भी विरोध का सही तरीका नहीं था। ये गलगोटिया की न्यूज ऑब्वियसली जांच होनी चाहिए। इतने बड़े मंच पे आ रहे तो उससे पहले किसने क्या बनाया है, सही तरीके से उसकी वैलिडिटी है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, देखना चाहिए था। 90 के डेकेड, 20वीं सदी का लास्ट डेकेड, जिसे मैं 1990 का डेकेड कहता हूं, उस समय एक निबंध का शीर्षक जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा और लिखा भी होगा, और वो शीर्षक था विज्ञान अभिश्राप है या वरदान, साइंस इज ए कर्स आर बून। बड़ी सारी बातें आती थी क्योंकि 90 के डेकेड के बाद 1990 के डेकेड में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी शुरू हुआ, और खासकर जो आईटी रेवोल्यूशन था वहां से शुरू होता है। वैसे इससे पहले ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के साथ समाप्त हुआ था, उसके बाद से ही ये बातें उठने लगी थी। लेकिन इस साइंस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही थी, जैसे जैसे वो ऐसे आविष्कार ला रही थी जिससे आदमी को सहूलियत भी हो रही थी, कंफर्टेबल भी होता जा रहा था मनुष्य, ईज ऑफ लिविंग की बात होती जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ थ्रेट भी बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन 21वीं सदी में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की सबसे बड़ी पहचान बन गया है, तो आज का और भविष्य का सबसे बड़ा विषय बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज किया जाए। क्योंकि यह तो सच है, और इसी बात पर यह भी आता है कि अभिशाप है या वरदान। और उसका कंक्लूजन हम लोग लिखते थे निबंध में कि नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, हमारे विचार उसे वैसा बनाते हैं। और वैसे भी साइंस तो भाई टूल है, उपकरण है, इसका उपयोग तो मानव पर है, और अगर मनुष्य ऑनर बना रहेगा, उसके हिसाब से वो टूल अगर काम करेंगे तो कभी भी ये मनुष्य पर हावी नहीं होगा। लेकिन ये बात थी इससे पहले के आविष्कारों की। अब बात एआई की। आज अगर हम विषय को इग्नोर करते हैं, आज कोई भी देश एआई पर अगर पहल नहीं करता तो यह मान के चलिए कि 20-30 सालों के बाद वो बहुत पिछड़ जाएगा। ऐसे में एआई पर लगभग सभी देशों ने, महत्वपूर्ण देशों ने पहल की, और भारत उनमें से एक है। पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एआई वाइब्रेंसी नेशंस में आज टॉप 5 में भारत शामिल है। यूएसए और चीन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी नेशन में तीसरा स्थान जिस देश को है उसका नाम भारत है। तो भारतीय होने पे गर्व कीजिए। अब जैसे ही मैं इन सारी बातों को लेता हूं, अब एआई से थ्रेट क्यों है? पहले तो एआई क्या है भाई, बहुत सिंपल सी अगर लैंग्वेज में समझा जाए तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक मशीन में अगर मानव मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता सृजित कर दी जाए तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब जो इंटेलिजेंस नेचुरल है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसे विज्ञान की मदद से किसी रोबोट, किसी मशीन में पैदा कर देना, यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसा कि हैरारी ने अपनी बुक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में एआई के बारे में लिखा है, यह क्यों सबसे बड़ा थ्रेट है। उन्होंने 2 बातें कही कि जब भी कोई युग, कोई भी एज, वो 17वीं शताब्दी हो, 18वीं शताब्दी हो, 19वीं हो, 20वीं हो, जब मैंने उल्लेख किया 20वीं सदी का, जब प्रेस आया था,
प्रेस आया, उसके बाद भी लोगों को लगा अरे ये तो सारी चीजों को बदल देगा, नौकरियां खा जाएगा। याद रखिए, उससे पहले पांडुलिपि और जो लोग भी कॉपी करते होंगे, जो एक तरह से लिखते होंगे, कैलीग्राफी जैसी विद्या होगी, वो सबके ऊपर थ्रेट आया होगा। क्योंकि अब 1 मिनट में आपने अपनी कोई किताब रखी, कोई भी नोट्स रखा और वो प्रेस से प्रिंट होकर आ गया। फिर जेरॉक्स मशीन आई, कॉपी आ गई। जब कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और कहा ये भी नौकरियां खा जाएंगी। मुझे याद है विपक्ष के नेता अटल जी बैलगाड़ी लेकर संसद का घेराव करने पहुंचे थे, और यह बात आज के युग में। लेकिन हरारी लिखते हैं कि उन सभी प्रौद्योगिकियों से, तकनीक से ज्यादा थ्रेट है एआई का। क्यों है? 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। एक, एआई में इनोवेशन की क्षमता है, नवाचार कर सकता है। याद रखिए, चाहे प्रेस हो, चाहे जेरॉक्स हो, चाहे पहले का सॉफ्टवेयर हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी था, वो नवाचार नहीं करता था, इनोवेशन नहीं करता था। हम उसे जो प्रोग्राम देते थे, हम उससे जो बातें कहते थे, वो कॉपी उसकी दे सकता था या उसी प्रोग्राम को फॉलो करके आउटपुट दे सकता था। एआई इनोवेट कर सकता है, नवाचार कर सकता है, सृजन कर सकता है। और दूसरा इसका थ्रेट है जो पहले की टेक्नोलॉजी में नहीं थी, वो ये है कि ये सृजन कर सकता है, ये क्रिएट कर सकता है। और ये क्रिएशन और इनोवेशन, ये 2 ऐसी चीज हैं जो एआई को पहले की किसी तकनीक से अलग करते हैं। इसलिए हमें सोचकर पूरे वैश्विक समुदाय को, वैज्ञानिक को, जागरूक लोगों को इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और इसी संदर्भ में ऐसा नहीं है कि वैश्विक जनता, वैश्विक वैज्ञानिक, ग्लोबल लीडर्स इसको जानते नहीं है। और इसी को लेकर 2023 से यह बैठक शुरू हुई जिसे हम ग्लोबल एआई समिट कह सकते हैं। इस रूप में 4थी ग्लोबल एआई समिट थी और ऑब्वियसली दिल्ली में हुई। और सोचिए 4 दिन की यह समिट थी, लेकिन इसके प्रभाव को देखते हुए इसको 5 दिन बढ़ा दिया गया। दिल्ली में इस समिट का नाम है एआई इंपैक्ट समिट, और ऑब्वियसली इंडिया में हुआ तो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026। अब सबसे पहले जब भारत है तो हमने इसकी फिलॉसफी क्या है, तो फिलॉसफी हमारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, जिसे हम कहते हैं वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, जो हम हमेशा कहते आए हैं। किसी एक के लिए नहीं, सबके सुखों की बात करना और सबके हितों की बात करना। साथ ही साथ इस बार का जो थीम रखा गया वो है शेपिंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी। याद रखिएगा, ह्यूमैनिटी के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। मतलब एआई को हमें ऐसा आकार देना है जो मानवीयता के लिए काम करे, जो एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी समृद्धि की बात करे और सतत भविष्य की बात करे, सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करे। यह हमारी थीम थी। इस थीम के बाद एक बात और जो खास बनाती है वो ये कि इसमें 3 सूत्र दिए गए कि एआई समिट में हम बात करेंगे पीपल की, प्लेनेट की और प्रोग्रेस की। मतलब 3P सूत्र था, पीपल, ऑब्वियसली प्लेनेट और प्रोग्रेस। पीपल में क्या होगा? ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी को सर्व करना है और एक चीज देखनी है कि इस सभी डायवर्सिटी के साथ यह सर्व करे एआई और डिग्निटी को प्रिजर्व करे। मानव होने के नाते जो आपकी प्रतिष्ठा है, एआई उसको भेद ना पाए, उस मानव होने के नाते जो गरिमा है उसकी सुरक्षा की जाए। इसके साथ साथ प्लेनेट की अगर बात की जाए तो इन्वायरमेंट के साथ इसे अलाइन किया जाए, सस्टेनेबिलिटी हो। और प्रोग्रेस का मतलब है यह इक्विटेबली शेयर्ड हो। मतलब जैसे पहले जब औद्योगिक क्रांति 1.0 आई थी, जहां से कैपिटलिज्म आया और जिसके पास पूंजी थी वही शक्तिशाली बनता चला गया। इसका मतलब है इक्विटेबिलिटी शेयर हो, हम सबको समान रूप से इसमें भागीदार बनाएं और ग्लोबल डेवलपमेंट और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी की बात करें। मतलब एक तरह से इस 3 सूत्र को, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस को ह्यूमैनिटी के साथ, पीपल सेंट्रिक होने के साथ, डेमोक्रेटाइजेशन के साथ, सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है। और इसमें
एक और बात कही गई, ये 7 चक्र पर आधारित है। जो ग्लोबल कोऑपरेशन होगा वो 7 चक्र पे आधारित है। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल है, फिर रेजिलियंस, इनोवेशंस एंड एफिशिएंसी है, डेमोक्रेटाइजेशन एआई रिसोर्सेज है, मतलब जो एआई के रिसोर्स हो उसका लोकतांत्रिकरण हो, जनता तक पहुंचे, आम व्यक्ति तक पहुंचे। पांचवा है एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल गुड, मतलब आर्थिक विकास के लिए भी हो और सामाजिक शुभ के लिए भी हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए हो, और साथ ही साथ ये एक बढ़ गया 1 2 3 4 5 6, ये है सेफ एंड ट्रस्टेड। ये भी बड़ा, क्योंकि विज्ञान, यही तो मैं बता रहा था कि साइंस आते ही सेफ और ट्रस्ट की बात आती है, तो एआई को सेफ एंड ट्रस्टेड कैसे बनाया जाए, तो ये 6 है। और 7वां है इंक्लूजन फॉर सोशल इंपावरमेंट, मतलब सामाजिक सशक्तिकरण के लिए इसको इंक्लूसिव बनाना है। तो ये 7 चक्र हैं जिसको लेकर यह बात कही गई है। तो अब इन सबके बाद जब हमारी बात आती है तो आखिर इस समिट में हमें क्या मिला, आखिर दुनिया में भारत की पहचान कैसे बढ़ी, और एआई समिट का एक तरह से स्वॉट एनालिसिस क्या रहा, प्लस क्या रहा, माइनस क्या रहा। अगर हम सबसे पहले भारत की महत्ता की बात करें, हम ग्लोबल साउथ लीडर, हम वैश्विक मंचों पर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे बढ़ती जीडीपी, ये सब तो बात करते ही करते थे। लेकिन भारत की पहचान सामान्यतः विज्ञान के क्षेत्र में एक कॉपी कैट की रही है। हम गूगल नहीं बना सके, हम माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सके, हम केवल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सॉफ्टवेयर बने, हमने उसकी कॉपी की या सर्विस प्रोवाइडर बने रहे। अमेज़न आया, हमने फ्लिपकार्ट बना दिया, फिर फ्लिपकार्ट बेच भी दिया। लेकिन क्या वास्तव में कोई मौलिक अनुसंधान, कोई मौलिक प्लेटफॉर्म दिया क्या भारत ने? यह सोचने की जरूरत है। इतनी बड़ी स्किल, इतनी बड़ी कैपेबिलिटी, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, लेकिन आखिर ऐसा क्यों ना कर पाया? तो इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं, खासकर R&D से रिलेटेड, निवेश से रिलेटेड, पॉलिटिकल विल से रिलेटेड। लेकिन इसके बावजूद इस बार जब हमने चौथा एक तरह से ग्लोबल एआई समिट हुआ और जब भारत में कराया, तो भारत की धाक यह पहुंची कि अब हम केवल रिपीटर नहीं है, कॉपी कैट नहीं है, हम पहल करने वाले देशों में हैं। और आप जानते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, विश्व का चौथा एआई वाइब्रेंट जो देश है, वाइब्रेंसी नेशन, वो भारत है, 3रे नंबर पर है। अब इस सारी बातों को लेकर आप देखिए, एक समिट होती है, उस देश की पहचान क्यों नहीं हमें गर्व होना चाहिए? 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए। मैक्रो साहब की बात, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, सबने देखी होगी। ब्राजील डिलुला सिल्वा साहब ने जो कहा, 20 राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ ही साथ 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 40 प्लस तो मंत्री स्तर के। और फिर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उसके सीईओ यहां आते हैं, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे आल्टमैन हो। ऐसे जब लोग मंच शेयर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ग्लोबल समिट ये बताती है, और ये इस तरह का जो पहल है, सिर्फ बैठकें हैं, वो ये बताती है केवल कोई इवेंट नहीं है। पहले तो याद रखिएगा, ये इवेंट नहीं है, यह एक पॉलिसी, ग्लोबल पॉलिसी लीडर के रूप में भारत को प्रस्तुत करता है। हम पॉलिसी मेकिंग पे आ रहे हैं, और इन सारी बात जो मैंने बताया, 3 सूत्र, फिलॉसफी, 7 चक्र, इन सबको लेकर हमें यह बताना है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट समिट का मुद्दा था, एआई को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, जवाबदेह कैसे बनाया जाए, ह्यूमन टच कैसे दिया जाए एआई को। कि अगर रोबोट है, मशीन है, तो इसके मिसयूज होने लगेंगे। और अगर हुए, सोचिए, आज अभी हम जेनरेटिव एआई पर हैं, जिस दिन जनरल एआई हो जाएगा, मानव बुद्धिमत्ता के बराबर हो जाएगा, तो निसंदेह बहुत सारे
थ्रेट आएंगे, इसीलिए अभी से बात करनी। ये हो सकता है जो मैं बात कर रहा हूं जनरल एआई की, जेनरेटिव की जगह इसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाए, तो क्या हम उस समय सोचेंगे? तो ये कुछ वैसा ही होगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से सारी दुनिया परेशान हो गई, अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश तो डेवलप्ड हो गए, और हम भारत जैसे विकासशील देशों से कहा जा रहा है कि आप कार्बन एमिशन कम करें। और आज थ्रेट यह है कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं कि कई देशों की अस्मिता खतरे में है। उसी तरह से यह बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, एआई को एक काउंटेबल कैसे बनाया जाए और साथ ही साथ इसे ह्यूमन टच कैसे दिया जाए। अब इन बातों को लेकर जब पहल हुई, और अभी 21 फरवरी को एक दिन जब एक्सटेंड किया गया इस समिट को, तो दिल्ली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, भारत द्वारा प्रस्तावित दिल्ली घोषणा पत्र पर 86 देशों ने और 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने साइन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है। बड़ी जीत है। याद रखिए, इससे पहले चाहे यूके में सम्मेलन हुआ हो, चाहे सियोल में, दक्षिण कोरिया में हुआ हो, चाहे फ्रांस में पिछला हुआ हो, इतने प्रतिनिधियों ने कहीं भाग नहीं लिया था। तो ये लोकप्रियता, हनक, धाक, क्रेडिबिलिटी दिखाता है भारत की। अब इन सब के बाद जो मिला क्या भारत को, इससे जो इमर्जेंस हुई, उपलब्धियां अगर कहें तो क्या हुआ? पहली चीज तो यह आई कि अभी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक सूत्र दिया है जिसका नाम है मानव विजन। तो पहली चीज तो हमें याद रखनी है कि इसमें मानव विजन का उल्लेख किया गया। मानव एब्रिविएशन है, मानव, एम का मतलब है मोरल एंड एथिकल सिस्टम, मतलब एआई का विकास निष्पक्षता, पारदर्शिता और मानवीय निगरानी पर आधारित होगा। मतलब जो मैंने पहले ही कहा था, वैसे ये बात अलग है कि हम ह्यूमन कितने मोरल रह पाए, कितने इंपार्शियल रह पाए, लेकिन हां, एआई को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि मोरल और एथिकल सिस्टम से जोड़ा जाए। ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, मतलब जैसे भारत में है गवर्नेंस को, जो प्रशासनिक मॉडल है, और ग्लोबल गवर्नेंस, क्योंकि आपने देखा होगा 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल गवर्नेंस आई, उसमें पश्चिमी देश हावी रहे, चाहे वो यूएन जैसी संस्था हो, चाहे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उस पर पश्चिमी प्रभाव रहा। तो इस चीज को लेकर आप देखेंगे तो पारदर्शी वो नहीं रहा, जवाबदेह नहीं रहा। हम कह रहे हैं कि अकाउंटेबल गवर्नेंस की कोशिश की जाएगी। तीसरा, एन का मतलब है नेशनल सॉवरेनिटी, बहुत जरूरत है। अब राष्ट्र की सुरक्षा, जो हम बाउंड्री से कहते थे, सीमाओं से कहते थे, वो पलट गया है। दुनिया बदल गई है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अब डेटा आधारित सॉवरेनिटी होगी, और डेटा आधारित सुरक्षा ये बहुत जरूरी है। स्वदेशी तकनीक में आत्मनिर्भरता पर आपको काम करना होगा। भारत ने ऑब्वियसली स्वर्ण एआई की पहल कर दी है। हमें अपनी जो 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें और बोलियों में भी यह विकास करना होगा कि सब तक ये समझ जाए और इस डिजिटल नॉलेज को, एआई की नॉलेज को आम आदमी तक पहुंचाया जाए। तो याद रखिएगा, अब जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा है, उन सभी में स्वदेशी तरीके से आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी होगी। और ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने तो सब सिखा दिया कि किसी दूसरे देश पे भरोसा करके आप विकसित देश नहीं बन सकते। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप नेशनल सॉवरेनिटी की बात अब जब भी लिखेंगे, राष्ट्रीय संप्रभुता की बात लिखेंगे, तो याद रखिएगा एआई भी उसमें इंपॉर्टेंट है। और आपको इसीलिए देखिएगा, भारत डेटा लोकलाइजेशन की बात करता है। वो कहता है हम एफटीए करेंगे, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। ईयू से जो भारत का एफटीए हुआ, वहां पे एक मुद्दा ये आ रहा है, वो कहता नहीं भाई डेटा लोकलाइज मत कीजिए। अगर हमारे बीच एफटीए हुआ तो डेटा का भी आदान प्रदान होना चाहिए। भारत कहता है नहीं, सुरक्षा का विषय है, हम लोकलाइजेशन की बात करते हैं। ये मुद्दा आगे भी चलेगा। फिर चौथा है MAN। ए का मतलब है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई। सबके लिए, किसान, छात्र, स्टार्टअप, संस्थानों तक पहुंचना, एआई का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, गांवों तक पहुंचे।
और वी का मतलब है वैलिड एंड ट्रस्टवर्दी सिस्टम। सबसे खतरनाक एआई, क्योंकि अभी देखिए चैट जीपीटी तो झूठ बोलना शुरू कर दिया था, और सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी डीप फेक से, जिसने न्यूडिटी फैलाई, कई स्त्रियों की गरिमा और प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई, कुछ ग्लोबल लीडर्स के गलत पिक्चर को दिखाकर एक इंपैक्ट बनाने की कोशिश की, तो ट्रस्टवर्दी और वैलिड बनाने की कोशिश की गई। याद रखिए, जितना हम डिजिटलाइज होता जा रहे हैं उतना ही डिजिटल रिस्क में जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट, हैकिंग, क्रैकिंग, ऐसी चीजें तो चली रही हैं, और एआई जब आ जाएगा तो ये और बहुत पीक पे पहुंचेगा, इसलिए ट्रस्टवर्दी बनाना है। तो सबसे पहले इस एआई इंपैक्ट से क्या मिला, तो हमें मिला मानव विजन, और यही अगर हम मानव जान जाएं, ऑब्वियस सी बात है, हमें मोरल और एथिकल सिस्टम बनाना है, अकाउंटेबल गवर्नेंस देखना है, नेशनल सॉवरेनिटी देखनी है, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव देखना है, वैलिड एंड ट्रस्टवर्दी सिस्टम देखना है। और अगर ये बातें हो गई, इसी पे दुनिया के वैज्ञानिकों को, दुनिया के लीडर्स को, जागरूक समाज को इस सूत्र पर आगे बढ़ना है। इसके बाद जब हम बढ़ते हैं तो एक चीज बहुत साफ है कि सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो एक आंकड़ा कहता है कि भारत में 250 से लेकर 270 बिलियन डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की सहमति बनी है। भारत को एआई अवसंरचना में निवेश के लिए 250 से 270 बिलियन डॉलर का निवेश होगा, चाहे वो गूगल के सुंदर पिचाई हो, अल्टमैन हो, एंथ्रोपिक हो, इन सब ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश की बात कही है। वेल एंड गुड। हम जब ये हमारे लिए जरूरी है निवेश की, हमें जरूरी है कुछ आरएनडी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, एक्सपर्ट की, अनुभवों की, और वो सब इस मंच के बाद जब एमओयू हो जाएगा या हुआ है, उसके बाद अगर ये भारत में आता है तो निसंदेह ये क्रांतिकारी पहल है भारत के लिए। तो पहला पॉइंट इकोनॉमिक तरीके से तो ये मान के चलिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लेसेस है वो बहुत बेहतरीन हमने हासिल किया। दूसरी पॉइंट पे ग्लोबल एआई लीडर के रूप में भारत का उभार। एक चीज याद रखिएगा कि जैसा मैंने कहा कि पिछले देशों से जब भी समिट हुआ था उससे ज्यादा लोगों ने भाग लिया। भारत ने जिस तरह अपने आप को प्रस्तुत किया, जिस तरह इस पूरे कार्रवाई को, पूरे इवेंट को संचालित किया, पॉलिसी मेकिंग की बात की, सेफगार्ड्स की बात की, और भारत के अंदर भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म, कई ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया कि कैसे हमने ड्रोन से लेकर रोबोटिक्स से लेकर चीजों में एआई पर काम किया है, जो हमने स्वदेशी तकनीक से हासिल किया। तीसरे नंबर पे मैंने कहा था सॉवरेनिटी, नेशनल सॉवरेनिटी, और यहां पर एक चीज याद रखना है कि स्वयं का एआई मॉडल विकसित करना बड़ा जरूरी है, कि क्योंकि बदलते पॉलिटिकल साइंस के दौर में, जियो पॉलिटिक्स के दौर में कहें तो याद रखिएगा नेशनल सॉवरेनिटी एआई से जुड़ जाएगी। चौथा जो मेजर पॉइंट है वो है ग्लोबल साउथ। अभी तक जितने भी एआई की पहचान होती थी तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से जोड़ी जाती थी, लेकिन भारत ने यह पहल कर कर दिखाया है कि विकासशील देश भी नेतृत्व करना जानते हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो एआई गवर्नेंस की बात है, ग्लोबल गवर्नेंस की बात है, उसे भारत ने संचालित करके और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसे फिलॉसफी जोड़कर बताया कि कैसे एक होलिस्टिक गवर्नेंस की बात की जा सकती है। और इसी तरह स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन सारी चीजों की पहल करके हमने जब 500 से अधिक सत्र अलग अलग मुद्दे पर आयोजित किए तो बहुत सारी ऐसी बातें आई जिसको लेकर विश्व को आश्चर्य हुआ। और एक बात तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई जब 2,50,946 लोगों ने रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए प्रतिज्ञा ली। और आज जब एआई समिट खत्म होता है तो एक बात और देखी गई, 5 लाख से अधिक लोग वहां शामिल होने गए। 5 लाख लोगों ने वहां पर एक तरह से समिट में भाग लिया, वहां पहुंचे। ये सब वो बातें हैं जो दुनिया के किसी भी देश को हासिल नहीं हो पाई थी। इसका मतलब है कि हमने फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। हमने ये बताया कि रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए किस तरह
छात्रों में, युवाओं में और लोगों में एक तरह से कौतूहल है, जिज्ञासा है, और वो रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए जागरूक हैं। एक और जो ओपन एआई है, वही अल्टमैन वाले, ओपन एआई ने टाटा समूह के साथ, तो एंथ्रोपिक जिसकी बहुत चर्चा है, एंथ्रोपिक ने इन्फोसिस के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस तरह बहुत सारी ऐसी कंपनियों ने भारत की कंपनियों से मिलकर एआई को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जिसे भारत के लिए एक बड़ा पुश माना जा सकता है। निसंदेह इंटरनेशनल या वर्ल्ड मैप में इंपैक्ट समिट आयोजित करके भारत ने यह बात बता दी, भारत ने यह एहसास दिला दिया कि चाहे कोई भी आधार क्यों ना हो, इकोनॉमी हो, डिफेंस का हो, डेमोक्रेसी का हो और विज्ञान और तकनीक का क्यों ना हो, भारत अब ग्लोबल लीडर, अब ग्लोबल साउथ लीडर नहीं, अब ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज हो रहा है। एक बात जो मैंने कही थी, पिछले कुछ सालों में, अगर हम 10 से 15 सालों में देखें, पहले जो हालात थे उससे अब भारत निसंदेह आगे बढ़ा है। अल्फा फंड तेजी से आने लगा है। क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर जो निवेश की बात थी, भारत उन देशों में शामिल है जहां बेहतर तरीके से काम चल रहा है। एआई लैब विकसित किए जा रहे हैं। हम स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, और ये सब बातें केवल कॉपियों में नहीं है। आप अगर वैज्ञानिक स्तर पर, लैब स्तर पर जाकर देखेंगे तो निसंदेह भारत अब बहुत सारी चीजें हासिल करके दिखाने लगा है। केवल यह नहीं कि जैसे फ्रीबी जो हमने कॉपी पे लिख दिया, एमओयू जैसे होता है किसी राज्य के साथ, और बोलता है 2 लाख करोड़ रुपए निवेश होंगे, लेकिन क्या वो रियल इनफ्लो हुआ? तो नहीं हुआ, एमओयू होकर रह गया। लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक बात तो देखी जा सकती है, और विद प्रूफ आप जाकर इसको देखें कि साइंस एंड टेक के इस पार्ट पर एआई, क्वांटम, इन सब जो वैज्ञानिक, जो फ्यूचर के विज्ञान और तकनीक के विषय हैं, उस पर वास्तव में वैज्ञानिक पहल हुई है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने एक तरह से एक बेहतर कदम यह उठाया है कि जैसे मान लीजिए $100 करोड़ का अगर पहल की गई सरकार की तरफ से, तो सरकार ने यह भी कहा है कि इंटरफियर हमारा नहीं होगा। आप प्राइवेट प्लेयर्स जो विकसित कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को कीजिए, हां, अगले 20 साल बाद जब ये सारी चीजें विकसित हो जाए तो हमारा पैसा लौटा दीजिए। तो राइट ऑफ जैसी चीजों के कारण अब तेजी से विकास की उम्मीद बढ़ी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑब्वियसली एआई है, हम सारी बातें कर लें, चुनौतियां तो रहेंगी। नौकरी छीनने की बात, एजुकेशन सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर, खासकर जो कंटेंट राइटिंग है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ये सब इसको फेस कर रहा है। और इस एआई समिट में 2 बातें ऐसे हुई जिससे थोड़ा ध्यान भटका लोगों का और एक तरह से मलिन करने की कोशिश की गई। पहला, भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया, वहां उस कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव ने एक कोशिश की रोबोट दिखाने की और बताया कि उन्होंने स्वदेशी तरीके से अपने लैब में विकसित किया है। बाद में वो पता चला वो तो चाइना से खरीदा गया था। निसंदेह मलिन हुआ, मेलाफाइड हुआ। लेकिन ये वो, अगर केवल इसी बात को मुद्दा बनाया जाए तो ये केवल हास्यास्पद होगा। निसंदेह उसकी जांच करनी चाहिए थी। इतने बड़े फोरम पे, जो दुनिया का कोई देश अभी तक इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सका था एआई पर, हमने किया, और उसमें ऐसी घटनाएं भारत की छवि तो खराब करती हैं, नो डाउट। लेकिन उसी को सोशल मीडिया पे, उसी को बातें करना, ये एक बात याद और रखिएगा, जिंदगी में आपने बचपन से सुना होगा, आप 100 काम करते हैं, 99 काम सही करें, आपको श्रेय नहीं दिया जाएगा। बस एक काम गलत करें, दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। आपने वो बहुत फेमस सूत्र सुना होगा, किसी भी चीज, पहाड़ा सुनाइए 9 का, आप 9 से लेकर और 9 10 या 90 तक आए, सही करें, और केवल एक गलती कर दें, वो नहीं देखेगा, केवल जहां गलती की है वो देखेगा। तो ये गलगोटिया की न्यूज ऑब्वियसली जांच होनी चाहिए थी। इतने बड़े मंच पे आ रहे तो उससे पहले किसने क्या बनाया है, सही तरीके से उसकी वैलिडिटी है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, देखना चाहिए था। लेकिन मेरे भी अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या कोई भी
विपक्ष है, सबसे एक अपील करना चाहूंगा कि इससे जिसमें देश का नाम खराब हो उसे थोड़ा हटाइए। अपोलाइज ऑब्वियसली आना चाहिए था। और दूसरा मुद्दा, आपने देखा होगा कुछ लोगों ने राजनीतिकरण करने की कोशिश की, वहां जाकर न्यूडिटी फैलाने की कोशिश की। यह भी विरोध का सही तरीका नहीं था। आवाज उठाइए। लोकतंत्र में विपक्ष की सबसे बड़ी पहचान है विरोध करे, लेकिन किस बात का? वो क्या भारत का विरोध करने लगे, राष्ट्रीय हितों का विरोध करने लगे? यह बहुत ही खतरनाक था। और यह शर्मनाक हरकत थी जब लोगों ने अपनी शर्ट उतारी और कंप्रोमाइज लिखा। अरे भाई, आपके विरोध का तरीका सब जगह आप करते चले जा रहे हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तब भी ठीक है, विपक्ष है, आप बात कीजिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन यह हरकत करके, इसीलिए अगर मैं लाइटर नोट में कहूं, दो बातें कहना चाहूंगा। पहले, आप याद कीजिए, जब पहले के जमाने में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो जरूर राक्षस असुर आते थे और फिर उनका संहार होता था। तो ये अच्छा भी है, अगर आप यज्ञ करते हैं और कुछ ऐसा विघ्न पड़े तो ये अच्छा है, उसी रूप में लेके इसको छोड़ दीजिए। और दूसरा, एक चीज बहुत हमें याद रखना है कि हम किसी राजनीतिक विरोध, आइडियोलॉजी के विरोध में राष्ट्र का विरोध करने लगे, यह बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और यह राष्ट्र का विरोध था। इतनी बड़ी बड़ी बातें, 250 करोड़ डॉलर, 250 बिलियन, नॉट करोड़, अरब, 250 बिलियन डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की बात हो रही है। 20 राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सभी महत्वपूर्ण कंपनियों के सीईओ आ रहे हैं, 100 से अधिक राष्ट्रों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। और उसमें हमारी पहल को देखते हुए, हमारी थीम को देखते हुए लोग आकर्षित हो रहे हैं। हमारे स्वदेशी एआई और लोगों ने विकसित किया, किसी को नाम नहीं पता, पर गलगोटिया एक डॉग ले आया चाइना से, उसको देखा गया। तो ये सब छोटी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें एक तरह से क्षुद्र बात समझते हुए, नैरो माइंडसेट समझते हुए इसको हटा देना चाहिए। इसलिए, और पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर कहूं तो कई बार हम लोगों का भी मन करता है, 10 साल 11 साल हो गया, कुछ ऐसी बातें आती हैं जब मन हटता है, कहते हैं बदलें सरकार को। लेकिन ऐसी हरकतें फिर मजबूर कर देती हैं, इन्हीं को लाओ, क्योंकि विकल्प कुछ है नहीं। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो क्या होगा? और ये मेरी आवाज नहीं है, मैं बड़ा दुखी था, मैं भी सोचता था कि नहीं, अब इस बार तो बहुत हो गया, 15 साल हो जाएंगे, अब इनको नमस्कार किया जाए। और लोकतंत्र की ताकत भी होती है बदलाव। लेकिन ऐसी बातों से करके जो थोड़ी थोड़ी नाराजगी होती है सरकार के प्रति, विपक्ष फिर कहता है कि नहीं भैया, सबसे बड़े प्रचारक तो खुद विपक्ष है, वो चाहते ही नहीं कि वो सत्ता में आए। तो इस तरह की हरकतों से निसंदेह कोई शब्द नहीं है, सॉरी है, और इस तरह के राजनीति से बचा जाना चाहिए। तो लास्टली, दिल्ली घोषणा पत्र के बाद जब 86 देश और 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने साइन कर दिया है, भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो और बढ़ी है। और एक चीज बड़ा साफ है कि हम केवल इवेंट कराने के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस, फ्यूचर साइंस और साथ ही साथ एआई को कैसे ह्यूमन अप्रोच से जोड़ा जाए, एक काउंटेबल बनाया जाए, इसके भी लीडर के रूप में तेजी से उभरे हैं। और न केवल उभरे हैं, बल्कि ग्लोबल या विश्व द्वारा स्वीकारे गए हैं। थैंक यू।